हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विदिन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है पहला टॉपिक है आपके स्क्रीन पर जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र हमें क्या पढ़ना है? विद्युतदर्शी के बारे में पढ़ना है। इसको क्या होता है, क्या ऐसे उपयोग करते हैं, सारी चीजें एक एक चीज डिटेल में अपन लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक होगा मेरे भाई, उसको हम लोग बोलते हैं मूल आवेश यानी एलिमेंट्री चार्ज, कि किसी वस्तु पर कम से कम कितना आवेश हो सकता है, ये हमें मूल आवेश से पता चलता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे मेरा भाई, भू संपर्कित करना, यानी कि अर्थिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग अर्थिंग कैसे करते हैं, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं मेरे भाई। बहुत मजा आने वाला है। जो अगला टॉपिक है हमारा क्या है? आवेशन की विधियां। अगर आपने अर्थिंग को अच्छे से समझ लिया तो आवेशन की जो विधियां हैं आपको बहुत अच्छे से मेरे भाई क्लियर होने वाली हैं। हमारा जो पांचवा टॉपिक होगा मेरे भाई, आवेशों का गुणधर्म पढ़ना है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है, आज के जो टॉपिक लिए गए, इन टॉपिकों में से न्यूमेरिकल्स हमें क्या करना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वो वाला वीडियो देख के आए, प्लेलिस्ट में जाएं, बोर्ड एग्जाम सेशन 2027 के पहले वीडियो को आप देख के आए, फिर दूसरा वीडियो देखें। दो वीडियो में मैंने सारी चीजें, आवेश की हर एक चीज को क्या कर दिया हूं, क्लियर कर दिया हूं। तो मेरे भाई, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम सीधे अपने क्या करेंगे, टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप ट्रस्ट करके मेरे ऊपर पढ़िए। आपका जो मार्क्स है फिजिक्स में 95, 90 प्लस 95, 90, 95 तो आएगा ही आएगा। आप हम आपको बताएं कि जो हमारे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं वो हमसे पढ़ते हैं, उनका जो रियल में फिजिक्स में मार्क्स है 95, 98 तक रिजल्ट आया हुआ है फिजिक्स में। तो बस आपको क्या करना है, मेरे ऊपर मेरे भाई ट्रस्ट करना है, और फिजिक्स आप मेरे से ही पढ़ेंगे, और आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सब कुछ तो मिल रहा है। प्लीज आइए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, और ये रहा पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर। हमारा जो पहला टॉपिक है मेरे भाई, जो हमारा क्या है, पहला टॉपिक है वो क्या है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ये सर है क्या, पहले ये बता दीजिए। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है, तो ध्यान से सुनिए। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं, या फिर हम किसी वस्तु को यह बता सकते हैं वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। हम इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा इसी चीज की क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसको आपको अच्छे से समझाऊं, फिर इसका कार्य सिद्धांत आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है अनचार्ज इज इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है ये? अनचार्ज मतलब चार्ज नहीं है। तो सबसे तो पहले क्या क्या चीजें, इलेक्ट्रोस्कोप आपको बनाना है तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आप पहले ध्यान दीजिए मेरे भाई। देखिए, यहाँ पे दिखा देता हूँ, हर एक चीज को मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, एक एक चीज ध्यान, जो सबसे ऊपर ये टोपी की तरह लगी है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रास डिस्क। ब्रास डिस्क बोले या मेटल की कोई डिस्क है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना लगा हुआ है, ये इंसुलेटर प्लग होता है। इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी प्लग होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये कांच का बना होता है। क्या होता है? कांच का। ये मान के चलिए कांच का एक बॉटल है। क्या है ये? अरे भाई, कांच का एक बॉटल है। इसको जिसको बोला जा रहा है ग्लास केस या कांच रॉड भी, ग्लास रॉड भी आप बोल सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है जो आपको दिख रहा है किस कलर का, येलो कलर का, तो वो आपका ब्रॉस है। क्या है? ब्रॉस रॉड है, यानी एक मेटल ही है। और जस्ट इसके नीचे यहां पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे दो एल्यूमिनियम, ज्यादातर तो गोल्ड की, इस तरह से गोल्ड की जो है दो पत्तियां होती हैं गोल्ड की। गोल्ड की पत्ती लेते हैं, गोल्ड लीफ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, गोल्ड लीफ, ये हम लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। कोई भी बॉटल लीजिए और एक वायर आप लटका दीजिए जो कंडक्टर, ठीक है।
उसमें क्या करें, एक एल्युमिनियम की फॉइल ले लीजिए आप, तो भाई एल्युमिनियम का ही लेंगे क्योंकि आपको कहाँ सोने की मिली। तो एल्युमिनियम को फाइल ले लें या सोने की कोई फाइल ले लें, फॉइल यानी कि पन्नी कह सकते हैं, उसको आप ऐसे मोड़ के लटका दें। लटका देने से फिर क्या करें, आप क्या करें, बस कुछ ना करें, दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो हम इसको चार्ज करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो आप, हमारे पास क्या है, एक चार्ज। जैसे ही मैंने क्या किया, एक चार्ज, चार्ज बॉडी में कौन सा चार्ज है मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। इस पर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, जिसको लिखा है चार्ज एबोनाइट रॉड है, ये चार्ज एबोनाइट रॉड। रॉड कैसी है, चार्ज है। तो जैसे ही मैं इस मेटल पर इसको स्पर्श कराता हूं यानी टच कराता हूं, तो टच कराने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आ जाते हैं, क्योंकि कंडक्टर के रूप में है तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाते हैं। और पूरा ये कंडक्टर है तो चार्ज ऐसे 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 पूरा चले आते हैं। पर यहाँ पे चार्ज इस तरह से दोनों फॉइल पे यानी दोनों पन्नियों पर जो चार्ज है वो आ जाता है। अब जब दोनों पन्नियों पे चार्ज सेम प्रकार का चार्ज आ जाता है तो पन्नी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट करती है, ये इधर भागती है और ये वाली इधर भागती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों पन्नियों पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पे दोनों पन्नियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारी वस्तु है वो क्या है, आवेशित है। जिस वस्तु को मैंने इसमें टच कराया है, यहाँ पे ऊपर देखिए ध्यान से, वो कैसे, चार्ज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, और हम इसको अर्थिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर अंदर करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप किस पर काम करता है, तो भैया इलेक्ट्रोस्कोप जो प्रतिकर्षण बल पर कार्य करता है। कार्य जो इसका सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल पर कार्य करता है, कार्य करता। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और हम एक बात आपको और बता दूं कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट आपका ऐसे हुआ, कैसे हुआ सर, ऐसे हुआ कि जब वस्तु को धातु की प्लेट पे, यानी ये जो मेटल है अपना ना, ये अपना मेटल है भाई, मैंने तो आपको बोला ना कि ये आपका अपना क्या है, मेटल है यानी धातु है। ये क्या है, धातु है। ठीक है, आई थिंक आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, ये क्या है, धातु है। ठीक है, ये अब दिख रहा होगा। तो ये क्या है, धातु। तो धातु, तो जैसे ही क्या करते हैं, धातु को या वस्तु को धातु की प्लेट से स्पर्श कराने पर पन्नियां क्या हो जाती है, फैल जाती है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया मेरे भाई, कि जैसे ही इस रॉड को मैंने क्या किया, रॉड को मैंने क्या किया है ना, टच कराया। रॉड को मैंने क्या किया, टच कराया, कहाँ पे, धातु पर। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या कंडक्टर के द्वारा सारे इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, दोनों पन्नियों पर आ गए, जिसकी वजह से वो क्या पन्नी फैल गई और दो प्रतिकर्षण बल लगाने लगे। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का जो कार्य है वो किस पर बेस्ड है, प्रतिकर्षण बल पर। ठीक है, इसमें हम एक चीज आप ये लिख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो पॉइंट बना के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वस्तु को, वस्तु यानी जो चार्ज है, ये चार्ज, वस्तु को धातु की, वस्तु को धातु की प्लेट, प्लेट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रास डिस्क, धातु की प्लेट से स्पर्श कराने पर, यहाँ पे टच करा रहे हैं, स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर स्वर्ण पन्नियां या पन्नियां कह सकते हो, स्वर्ण पन्नी या पन्नियां लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वर्ण पन्नियां फैल जाती हैं, फैल जाती हैं। क्यों फैल जाती हैं, क्योंकि उसमें दोनों पे समान चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जिसकी वजह से वो क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये नेगेटिविटी चार्ज होता, हमारी वस्तु नेगेटिव चार्ज होती, तब भी दोनों पन्नियां एक दूसरे से दूर हटती, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज भी क्या करते, एक दूसरे पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए मेरे भाई। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्कोप।
बस इसका इतना ही यूज है, छोटा सा चीज है, कभी एक आध नंबर में कभी गलती से पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो ये क्वेश्चन आता नहीं है मेरे भाई, पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इसका सिर्फ इतना मतलब है कि वस्तु चार्ज है या नहीं है, इसका कार्य सिद्धांत क्या है, प्रतिकर्षण बल पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे, मूल आवेश। अगर कोई बातें जैसे मैं बताऊं तुम्हें समझ में आ रही है तो यस सर जरूर लिखा करो कमेंट में, यस सर यस सर यस सर बोला करो, अच्छा लगता है तुम्हारा बोलना। तेरा हंसना भी जन्नत है ना, आपने तो सॉन्ग सुना ही होगा ना, तेरा हंसना भी जन्नत है, तो आप हंसते रहा करो, यस यस बोलते रहो। चलिए मूल आवेश क्या है, देखो मूल आवेश का है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज है। देखो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, अगर हमें कुछ कहना है तो किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए किसी वस्तु पर कम से कम कितना आवेश हो सकता है, ज्यादा नहीं, किसी बॉडी पर किसी ऑब्जेक्ट पर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम बता सकते हैं, ये देखो मैंने लिख दिया पॉसिबल मिनिमम चार्ज, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इससे कम चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। उसके बाद अगर सर पूछे जाए मैक्सिमम चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर अधिक से अधिक कितना चार्ज हो सकता है, तो मैं कह सकता हूं इनफाइनाइट हो सकता है। कितना हो सकता है, इनफाइनाइट चार्ज आप किसी वस्तु पर क्या कर सकते हैं मेरे भाई, रख सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस एलिमेंट्री चार्ज की जो खोज की थी, खोज करता है जिनका नाम है मिल्कन, मिल्कन एक्सपेरिमेंट भी होता है, और ये कब हुआ था, 1910 ईस्वी में। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था, मिल्कन साइंटिस्ट ने किया था, 1910 में किया था। क्या इतनी बातें याद रहेंगी भाई, इसके लिए बस मूल आवेश के लिए आपको इतना ही याद रखना। मूल आवेश सिर्फ आपको इतना बताता है कि किसी बॉडी पे किसी ऑब्जेक्ट पे कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इससे कम इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सबसे छोटी इकाई है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया है, क्या किया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इससे भी छोटी इकाई खोज ली है। मैं तुम्हें कुछ बातें इसके बारे में और बता दे रहा हूं। जो वैज्ञानिक है ना, वो क्या किए हैं, इससे भी छोटी इकाई खोज ली है। क्या किए हैं, इससे भी छोटी इकाई को क्या कर लिए, खोज लिए, जिसका नाम है क्वार्क्स। जिसका नाम क्या है, क्वार्क्स। जिसका नाम क्या है मेरे भाई, क्वार्क्स। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं। तो भैया यहाँ पे मैं नोट लगा के लिख दे रहा हूं, हालांकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस से आउट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना ही पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट पे। पर वैज्ञानिकों ने इससे भी छोटी इकाई को क्या कर लिया है, खोज लिया है, जिसका नाम रखा है क्वार्क। क्या होता है, क्वार्क। क्वार्क, इसको बोलते हैं हम लोग क्वार्क। क्वार्क, ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी, एक एक चीजें मैं बता दे रहा हूं, 1968 में इसकी जो खोज हुई थी क्वार्क की, 1968 में, ठीक है। और इसको बोला गया था कि ये अस्थायी कण है। कौन सा कण है, अस्थायी कण। अस्थायी क्या है, कण है, ठीक है, अस्थायी कण है, ठीक है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, क्वार्क से ही मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क, क्वार्क से ही मिलकर मिलकर बने हैं। अभी मुझे बहुत इसके अंदर डिटेल नहीं जाना, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, पर आपको जानते रहना है कि आवेश की सबसे छोटी इकाई क्वार्क भी रहता है। और क्वार्क जो है आपका, जो टू टाइप्स का होता है। एक होता है भैया प्लस माइनस E/3, प्लस माइनस E/3 होता है, और एक होता है प्लस माइनस 2E/3। तो यहां जिसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं, यहां पे देखो, जो जिसमें हमारा माइनस का E/3 है, वो डाउन क्वार्क्स है, डाउन क्वार्क इसको बोलते हैं,
और जो हमारा प्लस का, इसमें जो प्लस का 2e/3 है इसको बोलते हैं अप क्वार्क्स, अप क्वार्क्स। तो ये प्रकार का हमारा मतलब क्वार्क्स हमारा एक्चुअली में 6 टाइप का होता है, लेकिन एक्चुअली में 2 ही टाइप लेना है, एक डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। डाउन क्वार्क क्या है मैंने दिखा दिया क्या होता है, -e/3, और अप क्वार्क क्या होता है 2e/3। तो ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। पर एक चीज याद रखना, क्वार्क भी क्या होती है, एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन की, और सबसे छोटी यूनिट है, ये हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, पता है ये एक्सपेरिमेंट, ये जो चीजें कहाँ यूज होते हैं पता है, आप जो वैज्ञानिक है ना, जो कण है ना, कण का एंटी कण बना रहे हैं, पार्टिकल का एंटी पार्टिकल बना रहे हैं और उसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, उसमें हम लोग क्वार्क यूज करते हैं। बताइए क्वार्क से वहां पर लोग इतना स्टडी कर रहे हैं, सोचो वैज्ञानिक लोग। तो मैं सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, मैं रेड दिखा रहा हूं, ये आपको ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं। नीचे वाला क्वार्क्स पता हो ना पता हो, ये सब आपके दोस्त वगैरह पूछ लेते हैं बस, और ये आपके एग्जाम बोर्ड में नहीं आएगा, सिर्फ आपको ऊपर वाला जो मैंने रेड किया वही आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर अपने बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला टॉपिक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भू संपर्कित करना। देखो इसको समझिएगा भाई, इसको क्या करना है आपको समझना है। भू संपर्कित करना क्या है, भू संपर्कित करना यानी हम क्या कर सकते हैं, जब किसी वस्तु को, हमारे पास के किसी वस्तु को चालक द्वारा सीधे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, किसी वस्तु को चालक यानी कंडक्टर के द्वारा सीधे अर्थिंग कर दिया जाए, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भू संपर्कित करना, उसी प्रक्रिया को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। एक्चुअली में हम लोग अगर अर्थिंग आज तो अब तो नहीं होता है, फिलहाल अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो देखो सब लोग 10 साल 15 साल पहले, लोग पहले क्या है जब लाइट को यूज करते थे तो क्या करते थे, लाइट अगर कम है तो एक रॉड लेते थे लोहे की, उसको काफी गड्ढा कर देते थे, है ना, उसमें वायर बांध देते थे, फिर उससे क्या अर्थिंग देते थे, खुद से अर्थिंग देते थे। हालांकि अब वो चीजें नहीं है, तो हम करते क्या थे, एक कंडक्टर लेते एक जिसमें करंट फ्लो हो अच्छे से, तो एक वस्तु को सीधे हम पृथ्वी से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और वहां पे तार को लगा देते हैं, साथ कनेक्ट कर देते हैं बोर्ड से, दैट्स इट। सीधा यही यही हमारा क्या अर्थिंग है। अब आप देखते होंगे तो अर्थिंग खंभे के साथ लगी रहती है, तार लपेटा रहता है, वो अर्थिंग ही है। आपने ये चीज देखा होगा। देखो जैसे कैसे है, देखो थोड़ा और समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है मेरे भाई। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का मतलब ये मैं कह रहा हूँ ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है सर, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब मेरे भाई होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु है ये, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको सीधे क्या कर दिया, अर्थ कर दिए, अर्थिंग कर दिया, सीधे सीधे क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं इसको अर्थिंग किया हूं, एक चीज हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत बात नहीं, हम है ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो सही है। तो अर्थिंग कर देते हैं, तो देखो एक चीज आपको पता है कि जो अर्थ का पोटेंशियल है वो 0 होता है, पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो शून्य माना गया है, पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो शून्य माना, जस्ट अ कन्वेंशन, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है कि पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो हम लोग क्या करते हैं, शून्य लेते हैं। अगर पृथ्वी का वोल्टेज सर शून्य है, तो एक चीज मैं आपको खास खास बातें आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी आवेश का भंडार है, आवेश का भंडार है, पृथ्वी आवेश का भंडार मतलब पृथ्वी में जितना चाहो, देखो जब अर्थिंग करते हैं जितना चाहें हम पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन दें और जितना चाहें हम पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लें, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज क्या, पृथ्वी का वोल्टेज शून्य है, पृथ्वी का वी पृथ्वी लिख दे रहा हूं, तो पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो क्या माना गया है, वो 0 माना गया है। अगर सर पृथ्वी का वोल्टेज 0 है तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। देखो जिस कैपेसिटी को लोग बोलते हैं धारिता, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता इनफाइनाइट होती, सर कैसे, देखो नेक्स्ट वाले चैप्टर में यानी सेकंड चैप्टर में आपको सिखाऊंगा एक फार्मूला, यहाँ पे धारिता के बराबर एक फार्मूला होता है Q/V, धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव।
तो अगर पृथ्वी के लिए यूज कर रहे हैं तो पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 0 होता है, माना गया है। 0 से भाग करेंगे तो ये हमारी जो है इनफाइनाइट, तो हमारी जो धारिता आ जा रही है वो क्या है, इनफाइनाइट। इसीलिए मैंने कहा कि जो पृथ्वी की कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप उसमें चाहे जितने इलेक्ट्रॉन लें और चाहे जितने इलेक्ट्रॉन उसको दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस चीज को तो आपने अच्छे से समझ लिया। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे भाई कमेंट में बोलो यस सर, यस सर, यस सर। अरे बोलो सही है, तो आप बोलोगे यस सर, यस सर, यस सर। इतने में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अर्थिंग के बारे में बता रहा है। अब हम दो तरीके से क्या है भाई, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो उसके बेस पर कैसे हमें अर्थिंग करना है वो चीजें आइए हम आपको नेक्स्ट पेज पर आपको सिखाते हैं। तो ये रहा अगला पेज आपके स्क्रीन पर। चलिए, अब ये बोला जा रहा है कि सर अभी तो आपने जो ऑब्जेक्ट लिया था, जैसे देखो अभी यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया था, मैंने ये नहीं बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, बस मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलग अलग है तो क्या होगा, तो वही चीज के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूं। मेरे भाई आप नजरों को थाम लो और आप देखिए। तो मेरे पास, मैं कह रहा हूं मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्या ना, पॉजिटिव चार्ज इस पर है, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। अगर पॉजिटिवली चार्ज है ऑब्जेक्ट अपना, तो हम इसको अर्थिंग करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहीं पर कहानी है। जब हम इसको अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग जब हम इसको करते हैं तो भैया ये हमने क्या कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी, ठीक है सर। आपने अर्थिंग कर दी, बड़ी अच्छी बात है। अर्थिंग कर दिया तो अच्छी बात है, ठीक है सर, अच्छा ओके। अब मुझे पता है कि पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो 0 है, ये तो मैंने अभी अभी बताया आपको, ठीक है। वोल्टेज क्या है, 0 है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अब यहाँ जब मैंने अर्थिंग कर दिया ना, अर्थिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अर्थिंग से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर क्या करते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलते हैं, वो इस तरह से जाते हैं। यहाँ पर आवेश की जो मात्रा है वस्तु पर, उसको करते हैं 0। यानी जो एक्चुअल में हमारा जो ऑब्जेक्ट लास्ट में बनता है, उस पे जो टोटल चार्ज है वो हो जाता है 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि देखो जो हमारी बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास धनावेशित आवेश है। लेकिन हमने क्या कर दिया, अर्थिंग। और मैंने बताया अभी अभी कि अर्थिंग में चाहे जितने इलेक्ट्रॉन आप लो और चाहे उसको जितने इलेक्ट्रॉन दो, तो हम यहाँ पे जब अर्थिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ से अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन निकल कर, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस धातु पर जा रहे हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं, और सारे चार्ज को क्या कर दे रहे हैं, वो मार दे रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये बॉडी कैसी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट पर 0 हो गया। टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट पर 0। वही देखो आप ऊपर लिखे हैं क्या, कि जब धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर आवेश की मात्रा को शून्य कर देते हैं। जब हम किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देखो ये मैं दिखा रहा हूं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर आवेश की मात्रा को क्या कर देते हैं मेरे भाई, शून्य कर देते हैं। यानी वस्तु पर जो ऑब्जेक्ट पर जो आवेश है वो टोटल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सर एक बात नहीं समझ में आई, ये आप जो कह रहे हैं पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला है। तो आप एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, कि इलेक्ट्रॉन ही देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा गतिशील होता है, धनात्मक जो चार्ज है वो गतिशील नहीं होता। क्यों गतिशील है, दो कारण है। पहली बात तो जो धनात्मक आवेश होते हैं नाभिक के अंदर होता है और प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा होता है, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उससे ये पॉजिटिव चार्ज बंधे होते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं निकलते, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, इनका जो द्रव्यमान है, पॉजिटिव चार्ज का तो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना भारी होता है, थोड़ा भारी है, तो चलने में इनको और भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ रहा है, उसको आवेश की मात्रा को वस्तु पर 0 कर रहा है, ठीक है। आई होप कि क्लियर। तो इसी प्रकार से क्या है दूसरा, अगर सर ऋणावेशित वस्तु ले लूं तो देखो इस बार मैंने क्या है, वस्तु का है पॉजिटिव, इस जो है
इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो ऋणात्मक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिविटी चार्ज है वस्तु पर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बॉडी कैसे चार्ज है? नेगेटिविटी चार्ज है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब जब नेगेटिव चार्ज है सर, तो हम क्या करते हैं? इसको अर्थिंग करते हैं। आइए, जब हम इसको अर्थिंग करेंगे तो देखो भाई, मैंने बोला था ना कि जो पृथ्वी है आवेश का भंडार है। अब पृथ्वी से चाहे जितना इलेक्ट्रॉन लो और चाहे जितना इलेक्ट्रॉन क्या करो, दो। अर्थिंग, अब अर्थिंग में से क्या है? अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो गतिशील होता है, तो ये क्या करेगा? बॉडी से खुद वापस चला है, बॉडी से यहां से खुद चला आएगा इलेक्ट्रॉन, बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खुद चला आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंदर चला आएगा। तो सारा इलेक्ट्रॉन जो बॉडी है ना, उस बॉडी पर चार्ज कितना बचेगा? उस बॉडी पर कितना चार्ज बोलेगा सर? आप बोलेगे सर फिर से अगेन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वही चीज मैंने ऊपर लिख दी है कि जब ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाते हैं तथा वस्तु पर आवेश की मात्रा को शून्य कर देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। अब देखो भैया, बोलो हाँ। चीजें आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। मैंने आपको कारण बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्यों नहीं जाते। दो कारण है, प्रबल नाभ की बल से बंधा हुआ है और 1837 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का भारी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ता है वस्तु में। तो इसमें ये पहली वाली स्थिति में। दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आसानी से पृथ्वी में आ सकते हैं, और जब पृथ्वी में सारे इलेक्ट्रॉन चले आएंगे तो नेट चार्ज जो है बॉडी पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आई होप कि आप क्लियर है। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो रही है मेरे भाई, तो अब मैं आवेशन की जब विधियां पढ़ने वाला हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आइए बढ़ते हैं। टॉपिक मेरे भाई समझ में आता रहे तो हाँ में हाँ जरूर मिलाएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे देखो। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पे देखना है। फिर कहाँ देखना है? अरे जहां कहूंगा वहां देखना है। सर ऐसा कैसे? अरे ऐसा ही है, मैं जहां कहूंगा आपको वहीं पर क्या करना है मेरे भाई? देखना पड़ेगा। ओके, तो देखो अब क्या है हमारे पास चार्जिंग का। तो हमारे पास चार्जिंग के लिए तीन कंडीशंस हैं। एक होता है, हम पढ़ते हैं बाय फ्रिक्शन, और एक होता है बाई कंडक्शन, और एक होता है मेरे पास बाई प्रेरण। तीसरा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो बहुत ही नॉर्मल है कि जब दो, इसमें दो, तीसरे वाले में क्या है और पहले वाले में बहुत नॉर्मल है। पहला है बाई फ्रिक्शन, तो ये जो पार्ट हम यहाँ पे लिख रखे हैं ये क्या है? पहला वाला पार्ट है, इसी को हम लोग आपको क्या कहें? सिखाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, इसी को हम आपको सिखाने वाले हैं कि पहला टॉपिक क्या है, कि ध्यान से सुनिएगा। कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण स्थानांतरण होता है, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है तथा दोनों वस्तु पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, समझो। पहले जो लिखना होगा नोट्स बना लेना। जब हम दो वस्तुओं को, दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में रब करते हैं तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का क्यों होता है, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए। तो ध्यान से बात को सुनो। अगर आपको लगे कि ये बातें मुझे लिख लेनी चाहिए तो मेरे भाई लिख लेना कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है? हीट जनरेट होती है दोनों वस्तुओं के बीच में, यानी गर्माहट, और जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज हो जाता है, और वो क्या करता है? उसको एक एनर्जी मिल जाती है, और हीट के कारण ही वस्तु जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो दोनों पर क्या है? दोनों वस्तुओं पर समान आवेश होगा, लेकिन विपरीत। एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही दूसरे वस्तु पर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं, मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे उदाहरण है हमारे पास, हम कह सकते हैं जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, देखो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो देखा गया क्या? जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और रेशम रेशम का कपड़ा या रेशम के कपड़े
रेशम के कपड़े पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ये वैज्ञानिकों ने देखा। और जस्ट इसके पिछली वाली क्लास में मैंने लास्ट में यही चीज आपको सिखाया हूं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो कांच पॉजिटिव हो जाती है, कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है और रेशम का जो कपड़ा है वो नेगेटिव हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है? अगर पॉजिटिव कांच की छड़ पॉजिटिव हो रही है, इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब ये हुए कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, अधिकता। इसका मतलब ये है कि कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो रेशम के कपड़े पे चले गए, यानी उसका चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। तो कांच पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो द्रव्यमान की भी कमी होती है, जिसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया है। रेशम के कपड़ा नेगेटिविटी चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब अधिकता, इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो गया? बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करेगा, जिस पर अधिक चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को क्या कर सकता है? प्रदर्शित करता है। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मेरे भाई। पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए। मेरे पास क्या एबोनाइट है? एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट को, एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट को ऊन से रगड़ दें। ऊन से रगड़ने पर, रगड़ने पर देखा गया कि जो एबोनाइट की छड़ है वो ऋणावेशित हो गई। जो ऊन है हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव। तो जो ऊन हमारा निकल के आया वो पॉजिटिव हो गया। जो एबोनाइट हो गई, जो एबोनाइट है वो निगेटिव हो गई। क्या हो गई? निगेटिव हो गई। इसका मतलब है पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी पॉजिटिव हो गया, जहां चले गए वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा। हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनात्मक होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाता है। आई होप कि आपको घर्षण विधि आपको समझ में आ गई। बहुत ही आसान है। और ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी से में क्यों होते हैं? आपको बोलते हैं हीट के कारण। और जो मेन मतलब है इसका, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता के कारण भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं मेरे भाई, ध्यान देना। ठीक है, आई होप कि आप क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो जवाब दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नोट्स मेरे भाई बनाते चलिएगा, नोट्स आप बनाते चलिएगा। ठीक है, तो आइए हम दूसरा पढ़ते हैं, बाई कंडक्शन। दूसरा हमारा कंडक्शन है। कंडक्शन में क्या होता है जरा ध्यान से एक बार के लिए पढ़ लीजिए। क्या है कि यदि किसी आवेशित वस्तु, आवेशित समान चालक को, ध्यान देना, आवेशित है, समान चालक होना चाहिए, किसी अनावेशित समान चालक के संपर्क में लाया जाता है तो आवेश का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों चालकों पर आवेश का मान समान ना हो जाए या आवेश समान ना हो जाए। तो इसमें बोला जा रहा है आपके पास एक चार्ज बॉडी है और एक है अनचार्ज बॉडी है। चलिए हम आपको बता के दिखाते हैं। एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज कह देते हैं। ठीक है, और मेरे भाई आपको ध्यान देना है, टू आइडेंटिकल होने चाहिए। जो हमारे गोले होने चाहिए वो समान होने चाहिए। लिखा है देखो, समान चालक। अलग अलग चालक रहेगा तो आवेश की मात्रा बदल जाएगी। हम कह रहे हैं ये चार्ज है, मैं ये कह रहा हूं ये चार्ज है। मैं क्या कह रहा हूं? ये चार्ज है। एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज, पांच, छ, सात, आठ चार्ज मैंने ले लिया। ये क्या है? चार्ज है। ठीक है सर, ओके। और इसको ये थोड़ा सा अर्थिंग जो है स्टैंड लगा दिया ताकि अर्थ का फर्क ना पड़े। ये ठीक, इसको भी थोड़ा ऐसे कर देते हैं।
और ये हम कह रहे हैं ये डिस्चार्ज है, ये क्या है, डिस्चार्ज। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको संपर्क कराते हैं, टच कराते हैं, क्या करते हैं, टच। अब इसको हम टच करके बनाएं, तो हमें क्या करना पड़े, इसको टच कर दिया, ठीक है, ये मैंने ये दूसरा आ जाओ, ये मैंने टच कर दिया, थोड़ा सा बनाने दीजिए। ये टच कर दिया, ठीक है। 10 चार्ज ले रहे हैं, 10 चार्ज हमने ऐसे ले लिया, बस आप कितने भी चार्ज ले, 10 चार्ज मैंने पहले बॉडी पे ले लिया, दूसरे पे चार्ज क्या है, अनावेशित है, मतलब चार्ज नहीं है। ठीक है, मतलब यह कह सकते हो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही हमने कांटेक्ट कराया, तो जैसे ही कांटेक्ट कराया जाता है, और एक कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर है भाई, कंडक्टर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो चार्ज 5 चार्ज इस पे आ जाता है, और ये 5 चार्ज इस पे आ जाता है, देखने को मिलता है। 10 चार्ज लिया था, तो दोनों पे जो चार्ज है वो क्या हो गया, सेम क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये देखा गया। उसके बाद क्या किया भाई, कंडक्टर है, कंडक्टर को किसी एक चालक से क्या करते हैं, अगर कांटेक्ट कराते हैं, तो कंडक्टर है, तो भाई उसमें चार्ज क्या होगा, आसानी से क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा, और दोनों पे चार्ज क्या है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर क्या किया गया, इसको हमने हटा लिया, हम कह रहे हैं इसको हटा रहे हैं, इसको हटा के जब इसको हटाया गया, तो देखो क्या चीजें निकल के आ रही है, सुनना, फिर से इसको जब हटाया गया, अभी तो दोनों पे चार्ज क्या है, समान रूप से फैल गए हैं, जब हटा लिया गया, तो देखा गया क्या, कि जो चार्ज था, अब दोनों बॉडी पे क्या हो गया, एक समान वितरित हो गया, एक समान वितरित हो गया, 5 चार्ज 5 चार्ज 5 चार्ज, 10 चार्ज लिया था मैंने बॉडी पे, तो उन्होंने जब हटाया ना, तो पहले तो क्या हुआ था, एक बॉडी चार्ज थी, दूसरी डिस्चार्ज थी, जब कांटेक्ट मिला है तो कंडक्टर है, कंडक्टर में दोनों के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो दोनों बॉडियों पे जब टच कराए, तो दोनों बॉडियों पे चार्ज सेम हो गया। जैसे ही टच करा के हटा दिया गया, यानी स्पर्श करा के हटा दिया गया, तो देखा गया दोनों पर समान रूप से आवेश क्या हो गए, फैल गए, समान रूप से आवेश क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट, हम मान लेते हैं इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है, ठीक है। मतलब सर आप तो बोले कि दूसरे वाले पे चार्ज ही नहीं, अरे चार्ज है, अनावेशित है, मतलब अनावेश, ये आपकी अनावेशित है, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, चार्ज जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है, बस ये बात होती है अनावेशित का मतलब। आवेशित का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या तो नेगेटिव चार्ज, तो कोई सा भी चार्ज ले लो आप, डिस्ट्रीब्यूट समान होगा। तो मेरे भाई हमने कह दिया इस पर Q1 चार्ज, इस पर Q2, जब इसको कांटेक्ट कराए तो ये Q1 प्लस Q2 क्या हो गया, ऐड हो गया, ये Q1 प्लस Q2 दोनों चार्ज क्या हो गया, ऐड हो जा रहा है। फिर जब हटाया गया, तो दोनों पर चार्ज क्या हो गया, दोनों का आधा हो गया, दोनों चार्ज का क्या हो गया, आधा हो गया, दोनों चार्ज का एडिशन का क्या हो गया, आधा हो गया। तो मेरे भाई मैं इसको इस तरह से करा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन है कि किसी बॉडी पे इतने चार्ज हैं, तो किसी अनकंटेक्ट यानी कि अनचार्ज बॉडी से टच कराते हैं, टच कराने के बाद उसको हटा लिया जाता है, तो बताइए उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा, तो दोनों चार्जों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, तो बॉडी पे चार्ज हमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें मेरी अच्छे से समझ में आ रही हैं, आई होप कि आप क्लियर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला केस, थर्ड केस। अब थर्ड केस को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है मेरे भाई, थर्ड केस को, थर्ड वाले में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास, अनावेशित का मतलब अनचार्ज, ठीक है, के निकट लाते हैं, तो आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाता है। सर ये समझ में नहीं है, रुको, समझ में आएगा, चित्र मुझे बनाने दो, सब समझ में आएगा। अभी मैंने एक बार पढ़ दिया है, देखो सारी चीजें तुम्हें समझ में आएगी। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आपके पास एक सर्कल ले लिया जाए,
एक गोला ले लिया, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक बॉडी, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हम कह रहे हैं, हम वैसे लिख दे रहे हैं, एक चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड मतलब ये कि आवेशित क्षण है, और ये क्या है, अनावेशित है। समझो आप पहले, ये आपकी क्या है, अनावेशित है, अनावेशित है, ये आवेशित है, ठीक है सर, क्योंकि यही से आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मेरे भाई, मेरा सोटू। ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। अब आवेशित वस्तु में आप इस पर क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हम कह रहे हैं किस पर पॉजिटिव चार्ज ले लिए, और ये बॉडी हमारी जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब हम कह रहे हैं ये धातु का, ये जो है ना अनावेशित वस्तु है, इस पर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। अगर इसको हम धातु का गोला बोल दें, धातु का गोला, अगर मैं इसको धातु का गोला बोलता हूं, ठीक है, और ये अनावेशित, अनावेशित का मतलब मैंने बताया कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है, कुछ इस तरह से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करें, किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी यानी अनावेशित वस्तु को बिना टच कराए, बिना टच किए ये पता कर सकते हैं वस्तु पर कौन सा चार्ज होगा। विदाउट टच किए हम क्या कर सकते हैं, वस्तु पर बता सकते हैं कौन सा चार्ज होता है। इसके लिए क्वेश्चन भी बनता है, क्या किस धातु, क्या किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित या कैसे ऋणावेशित है बता सकते हैं। तो वो कौन सी विधि है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा, बिना टच किए किसी वस्तु को हम लोग बता सकते हैं क्या, कि वस्तु आवेशित है अथवा धनावेशित है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज बॉडी को ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से, इस चार्ज बॉडी को मैं थोड़ा सा इसके और पास ला रहा हूं, चार्ज बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा पास ला रहा हूं। देखो जैसे ही मैं इस चार्ज बॉडी को थोड़ा सा पास लाया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे ही मैं इस चार्ज बॉडी को थोड़ा सा क्या किया, पास लाया, किसके, सर्कल के, यानी धात्विक गोला, इस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है सर। अब जैसे ही मैं इसको पास, टच नहीं कराना है, अड़ाना नहीं है, टच नहीं कराना है, तो हमने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस साइड में भाग गए, इस साइड में भाग गए, इस साइड में भाग गए, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर जैसे ही हम एक पॉजिटिव चार्ज को, भाई इस पे तो दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जैसे मैं चार्ज बॉडी को थोड़ा पास ले गया, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, आकर्षण, तो पॉजिटिव चार्ज तो दूर भाग गया, सतह के दूर, वस्तु के दूर, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो धातु की छड़ के पास गया, पास आ गया है। तो वही चीज देखो, अब लाइन पढ़ो जो ऊपर लिखा था मैंने, वही कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर, आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत आवेश, इसी को समझो, अगर आपकी आवेशित वस्तु पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर आपकी ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव, इसका विपरीत आवेश क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पास वाली सतह पर आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होती तो पॉजिटिव चार्ज इसके सतह पर आ जाता है। फिर लिखा है तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश, तो ये पॉजिटिव है तो दूर वाली सतह पर पॉजिटिव हो गया, हाँ, अगर ये पॉजिटिव है तो पास वाली सतह पे नेगेटिव होगा। अब इसका मतलब आप समझे, आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई यार, अब आया। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा से, अब जानते हो क्या किया गया, पॉजिटिव चार्ज दूर हो गए सतह से,
और नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, धातु के क्षण जो पॉजिटिव चार्ज उसके पास चले गए। ठीक है सर, क्यों चले गए? सबको पता है कि पॉजिटिव पहुंचा रिपल्सन होगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ गया जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज दूर चले गए, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, धातु की क्षण यानी पॉजिटिव चार्ज की ओर आ गए। ओके सर, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा और पास ले जाऊं, जब मैं इसको और पास ले जाता हूं तो हम क्या देखते हैं, जब हम इसको और पास ले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि रिपल्सन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया है, रिपल्सन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर करना है। लेकिन अभी तो मैंने बताया रिपल्सन फोर्स, अगर मैं इसको और पास ले जाऊं, अब यहाँ पे क्या होता है, ये इतना बढ़ गया है, यहाँ मैं अर्थिंग कर देता हूँ, इसी में कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अर्थिंग कर दिया, क्योंकि अर्थिंग वाला भी प्रोसेस बताया, क्यों अर्थिंग कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। अब जैसे ही बॉडी को, चार्ज बॉडी को, ये चार्ज बॉडी क्या है आपकी प्लस वाली, इसको मैं पास ले गया, तो रिपल्सन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उसको बाहर ही करना पड़ेगा। बाहर करने के लिए क्या होगा कि अभी अभी मैंने बताया कि धातु की अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पर इसकी मात्रा क्या करेगा, शून्य कर देगा। क्योंकि अभी अर्थिंग में मैंने सिखाया था कि पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं आएंगे अर्थिंग में, वो जड़े हुए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो सारा का सारा चार्ज, धनात्मक चार्ज क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बॉडी पे कौन सा चार्ज बचेगा, एक्चुअली में बॉडी पे कौन सा चार्ज बचा, केवल भाई नेगेटिव चार्ज ही तो बचा अब बॉडी पे। अब नेगेटिव चार्ज ही तो बॉडी पे बचा। अब हमने क्या किया, वो जो धनात्मक वस्तु थी उसको मैंने हटा लिया। तो देखो बिना टच हुए मैं बता दिया कि धातु के गोले पर कौन सा आवेश है, ऋणात्मक। अगर आपने आवेशित वस्तु को धनात्मक लिया है तो आंसर जो आएगा आपका ऋणात्मक। अगर हम इसको इसको हम ऋणात्मक लेते ये वाली वस्तु को, तो धातु की सतह धनात्मक आती। ठीक है, दूसरा वाला प्रोसेस आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे में क्या करना है, आपको उल्टा करना है। क्या करना है देखना, ध्यान एक बार समझ लो। जहां मैं रेड कलर चला रहा हूं वहां पे, अब आप जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप इसको नेगेटिव चार्ज ले लो, ये चार्ज आपका सेम रहेगा। तो जब आप इसको पास लाएंगे तो इस तरफ पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर भाग जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज फिर ज्यादा हो जाए और पास ले गए तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर करना, अर्थिंग कर देंगे, सारे इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, तो बॉडी पे कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज आप कर सकते हो, दोबारा दोबारा वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एक ही में एक से ही दिखा दो बहुत है। अब इसमें खास बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, खास बात है कि प्रेरण की जो घटना है, प्रेरण की घटना में जो चार्ज बॉडी होती है उसका उल्टा ही चार्ज आता है इस पर लास्ट में। जो चार्ज बॉडी अगर आपकी धनात्मक है तो गोले पे लास्ट में जो चार्ज होगा इसका नेगेटिव आएगा। अगर चार्ज बॉडी आपकी, ये चार्ज बॉडी आपकी क्या नेगेटिव है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आप आराम से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर हम लेट कर लें, यहां से एक फार्मूला हमें निकलता है, हम आगे आपको इस चीज को सिखाएंगे। अगर लेट कर लें, लेट की जो क्षण है, क्षण क्षण बोले तो हम क्षण इसको बोल रहे हैं, इसको हम क्षण बोल रहे हैं। वो लिखा है ना रॉड, रॉड का मतलब क्षण से ही। तो यदि क्षण पर आवेश यानी चार्ज आपका क्यों हो, क्यों गोले पर, गोला यानी धातु का जो आपको बनाया गया, देखो लिखा है धातु के गोले पर जो उत्पन्न आवेश है, जो उत्पन्न आवेश है आपका क्या हो, वो हमारे चार्ज थोड़ा चेंज होगा, वो क्यू डैश है। एक रिलेशन बनता है भाई, क्यू डैश इक्वल होता है क्यू 1 - के यहाँ पे क्या है, परावैद्युतांक है। इस चीज को हम और आगे अच्छे से समझेंगे, लेकिन इस फार्मूले से एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो भाई ये फार्मूला याद रख, के यहाँ पे क्या है, परावैद्युतांक है, और आगे हम इसको परावैद्युतांक को अच्छे से समझने वाले हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे जो के है परावैद्युतांक है, इसका अलग अलग माध्यम में अलग अलग मान होता है। अभी जब हम कूलॉम्स लॉ लेके आएंगे तो वहां पे इसको और अच्छे से आपको बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है।
ठीक है। आई होप कि प्रेरण भी आपको अच्छे से समझ में आए, नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है। बस प्रेरण की घटना में अब इसका मोटा मोटा इतना याद रखना है, प्रेरण की घटना में क्या होता है कि हम किसी वस्तु को बिना टच किए ये बता सकते हैं कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं। और आवेशित है तो उस पर कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज नहीं है, ये बता सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगले टॉपिक में मेरे भाई क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। क्या है भैया, आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म में जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या है, चीजें पहले से आपको बता दी गई हैं कि प्रकृति में उपस्थित किसी आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु पर, कोई भी वस्तु है जो चार्ज, आवेशित वस्तु का मतलब होता है चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी का मतलब ये होता है या तो उस पर धनात्मक चार्ज होगा या तो उस पर ऋणात्मक चार्ज होगा, इतनी बात याद रखो। तो आवेशित वस्तु पर कुल आवेश, जो कुल आवेश है वो कैपिटल क्यू, मूल आवेश अभी अभी मैंने बताया का पूर्ण गुणज होता है। अब ये समझो पूर्ण गुणज क्या है। अब पहली चीज जो हेडिंग है, आवेश का क्वांटिमीकरण या परमाणुकता। क्वांटिमीकरण का मतलब होता है पूरा पूरा। जैसे मेरे भाई क्या है, आप फोन खरीदने गए हैं, ठीक है। आप फोन जब भी खरीदने जाएंगे तो मेरे भाई आप एक फोन लेंगे या दो फोन लेंगे या तीन फोन लेंगे या चार फोन लेंगे, क्या फ्रैक्शन में फोन लेंगे, आधा तिया फोन लेंगे, उसका कोई मीनिंग तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वांटिमीकरण का मतलब है पूरा, जो चाहिए हमें पूरा चाहिए, ट्रांसफर कुछ करना है पूरा करो। इंटीजर में पूर्ण गुणज मतलब इंटीजर में हमें ट्रांसफर करना हो कुछ, हमें दशमलव में या फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में कोई भी चीज नहीं चाहिए। क्वांटिमीकरण, क्वांटा शब्द इसी से लिया गया है, क्वांटा, ठीक है। तो यहां पर हम एक हमारे पास फार्मूला क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पे प्लस माइनस एन ई का क्या मतलब है, अगर हमारा क्यू बराबर माइनस एन ई है या फिर क्यू बराबर, सॉरी, क्यू बराबर अगर प्लस एन ई है तो इसकी मीनिंग क्या है भाई, माइनस अगर है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करेगा, सॉरी माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी मेरे भाई। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अभी अभी बताया इसको, अभी अभी सिखाया इसको कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। सर एन क्या है, आपको मैं यहाँ एन बता दूं, एन क्या है, अपना एक इंटीजर है जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक आप लोग जानते हैं, पूर्णांक आप लोग जानते हैं, अगर पूर्णांक नहीं जानते हैं तो मैं आपको कोष्टक में बता दे रहा हूँ। पूर्णांक जैसे ये दशमलव हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन, ये सब जो है पूर्ण अंक है। ये सब क्या है, पूर्ण अंक है, जिसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है। ई अपना क्या है, ई तो आपको पता ही है सर, ई अपना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये क्या है, मूल आवेश है। इस पर क्वेश्चन अभी हम लास्ट में करेंगे, ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन अभी हम लास्ट में करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो, अब अगर आप सोचो जैसे क्यू बराबर क्या है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या फिर हम -1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या फिर हम 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते। देखो एन का मान मैं अलग अलग रखते जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका सर मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, वो पूर्ण अंक के रूप में होता है, आधा तिहा यानी भिन्न के रूप में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। केवल आवेश का क्वांटिमीकरण हमें यही सिखाता है। तो इस रूप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंटीजर के रूप में, पूर्ण अंक के रूप में, यानी 1.1/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता है। हम आपको एक निष्कर्ष लिख दे रहे हैं यहाँ पे नीचे, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूँ, चीजें आप एक एक चीजें नोट्स बनाते चले, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। नोट में हम लिख दे रहे हैं, नोट कह दो या कह दो, निष्कर्ष ये निकलता है, निष्कर्ष ही है, नोट क्या कहोगे, निष्कर्ष ये है कि इस सूत्र से, किस सूत्र से, इस सूत्र से, इस सूत्र से जो क्या दिया है, क्यू बराबर एन ई, इस सूत्र से यह पता चलता है
यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का ओहो, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्णांक के रूप में होता है। पूर्णांक पूर्णांक मतलब पूर्णांक के रूप में होता है। पूर्णांक के रूप में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरह से होता। भिन्नात्मक रूप में नहीं, भिन्नात्मक रूप में नहीं। भिन्नात्मक रूप का मतलब ये हुआ, आप बता दो, जैसे 1.2 इलेक्ट्रॉन या 1/2 इलेक्ट्रॉन, जैसे नॉट, ये सब इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर। किसी भी बॉडी में ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, दशमलव वाले इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इतना ही इसका मीनिंग है। हम आपको इसको अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से मेरे भाई समझाएंगे। आई होप ये क्लियर है कि सिर्फ देखो, अब इसका पूरा मीनिंग ये समझो, सिर्फ इसकी इतनी मीनिंग है कि आवेश का क्वांटिमीकरण हमें ये बताता है कि आवेश का जो स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है, पूर्ण अंक के रूप में होता है, आधा तिहा नहीं होता, यानी भिन्न के रूप में नहीं होता है। और सूत्र हमारा क्यों बराबर यानी है, माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, देखो भाई, ये चीजें तो आपने जैसे पढ़ा है, आवेश संरक्षण। संरक्षण शब्द का मतलब होता है नियत। संरक्षण शब्द का मतलब होता है नियत। ये देखो, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे उष्मा का आपने नियम पढ़ा है ना, वैसे वैसे ये आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु आवेश का रूपांतरण संभव है। परंतु आवेश का रूपांतरण संभव है, जिसे आवेश संरक्षण कहते हैं। मतलब आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, आवेश संरक्षण है। दूसरे शब्द में ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित यानी नियत रहता है। सर, विलगित निकाय क्या है, पहले ये बताइए। विलगित निकाय एक ऐसा निकाय है जिसमें अगर किसी सिस्टम में आप अंदर बैठे हुए हैं तो ना उसमें से एनर्जी बाहर आएगी, ना ही उसका मास बाहर आएगा। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो आप एक सिस्टम में बैठे हो, तो ना बाहर से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी बाहर से हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो ऐसे ही निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एनर्जी नो एक्सचेंज होती है, ना ही मास एक्सचेंज होता है। मतलब हम लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो बाहर से कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो हम एक सिस्टम में हैं। ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। चलिए सर, एग्जाम्पल देकर हम आपको बताते हैं कि कैसे कुल आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, आइए आइए हम आपको सिखाते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से देखना है मेरे भाई, बहुत ही ध्यान से देखना है। यस सर, जरूर देखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे जैसे क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं मॉडर्न फिजिक्स का ले रहा हूँ और समझाऊंगा अच्छे से। इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास ई प्लस है। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ डाउट आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन तो समझे, ई प्लस नहीं सुना था। ई प्लस आपका पॉजिट्रॉन होता है, जिसको बीटा भी बोलते हैं। ये अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है। ठीक है सर, और उस पर टोटल चार्ज कितना होता है। देखो, टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो टोटल जो चार्ज होता है इस पे होता है 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम होती है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इसको जब एरो किया गया, ऐड किया गया, यहाँ पे हमारे पास गामा रेज बनती है, गामा किरण।
एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में संपर्क करते हैं, मैच करते हैं, मिलाए जाते हैं, जुड़ते हैं, तो गामा किरण यानी जिसको हम लोग फोटान भी बोलते हैं, इसको आगे चल के हम लोग फोटान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटान। अब यहाँ पे क्या है, अब गामा किरण पे जो खुद टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है। टोटल चार्ज गामा किरण पे क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही दोनों चार्ज जब ऐड हो गए तो टोटल चार्ज भी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई? जीरो हो जाएगा। तो देखो आप कि रिएक्शन के पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, रिएक्शन के बाद भी टोटल चार्ज क्या है? जीरो है। तो क्या आवेश यहाँ पे नियत है? नहीं मैंने नष्ट किया, नहीं मैंने उत्पन्न किया। चार्ज रिएक्शन के पहले भी वही है, रिएक्शन के बाद भी वही है। भाई एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन पे जितना धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ऋणात्मक आवेश है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो हो गया। अब जब दोनों एक दूसरे मिलकर गामा किरण बनाते हैं तो गामा किरण पे आपको पता होगा तो नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। इसी को हम फोटान कहते हैं। ठीक है सर। अब ये पॉजिट्रॉन नई चीज आई है, मैं आपको थोड़ी सी चीज और इसके बारे में बता देता हूँ। पॉजिट्रॉन के बारे में, ये जो आपको पॉजिट्रॉन नई चीज लग रही है, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ मेरे भाई। अब देखो पॉजिट्रॉन पे जो पहली बात तो ये कौन सा कण है? चल अच्छा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पॉजिटिव कण है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है। ठीक है सर। इसका जो द्रव्यमान होता है, दूसरी चीज है मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ पॉजिट्रॉन लिख दे रहा हूँ, पॉजिट्रॉन। ये दोनों आपस में बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। ठीक है सर। एक चीज और बता दी, और एक खास बात है, दोनों पर आवेश समान होता है परंतु विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इस पर, और लेकिन जो पॉजिट्रॉन है उस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो दोनों पे चार्ज सेम है पर विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ये चीजें आपको क्या करना है मेरे भाई? ध्यान देना है। अब पूछा जा सकता है कि ये पॉजिट्रॉन उत्पन्न कहां से होता है? आप कह सकते हैं नाभिकीय अभिक्रिया से। नाभिकीय नाभिकीय अभिक्रिया, अभिक्रिया, ये नाभिकीय अभिक्रिया से क्या होता है? उत्पन्न होता है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन आपके लिए नया था इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। पॉजिट्रॉन आपका पॉजिटिव कण है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है। पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि पॉजिट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। ये नाभिकीय अभिक्रिया से क्या होता है? पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता। आई होप कि आप जो है एग्जाम्पल को समझ गए। तो आई होप कि आपका एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल अगर आप, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम पे प्लस चार्ज, उतना ही क्लोरीन पे क्या होता है? माइनस चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या करेगा? जीरो होंगे। भाई देखो यहाँ पे ये NaCl बनेगा, तो भाई इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों टोटल चार्ज इधर जीरो हो जाएगा और वैसे भी जुड़ जाएगा तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो रिएक्शन के पहले भी चार्ज जीरो है, रिएक्शन के बाद भी चार्ज जीरो है। तो ऐसे भी आप बता सकते हो मेरे भाई। लेकिन मैंने ये मॉडर्न फिजिक्स का जो है एग्जाम्पल है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ना? जो अक्सर लोग इस तरह नहीं कराते तो मुझे कराने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वाला बताया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे पे। तीसरे तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। किसी वस्तु पर कुल आवेश, उसमें उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल से समझो ज्यादा सही है। आपके पास एक बॉडी है ये, ठीक है, इसमें आपके पास Q1 चार्ज है, दूसरा है Q2 चार्ज है, तीसरा है Q3 चार्ज है, चौथा है -Q4 चार्ज है। ऐसे बहुत सारे चार्ज आपके पास क्या है? अवेलेबल है। तो इन सभी चार्जों का ऐड किया जाए
अगर तो कुल चार्ज हो जाए तो हमारा क्यू नेट होगा ना, जो क्यू नेट होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4, जैसा है वैसे लिख दो, प्लस Q5 एंड सो ऑन। और चार्ज होते हैं तो ये सब क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं मेरे भाई, ऐड हो जाते हैं। ये हमारा कुल चार्ज का फॉर्मूला है, दैट्स इट, खत्म। इतना आसान था। मतलब किसी बॉडी पे अगर अलग अलग चार्ज दिए हैं, अलग अलग, तो उस बॉडी का नेट चार्ज पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एडिशन कर देना है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों। एक्चुअली में हम वही कर, जैसे अच्छा एग्जांपल ले ही लेता हूँ। एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल आप देख लो, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी है, +2 कूलाम है, +3 कूलाम है, -4 कूलाम है और +10 कूलाम है। तो कह रहा है इस ओवरऑल इस बॉडी पे क्या है, नेट नेट फाइंड आउट नेट चार्ज दिस बॉडी, दिस गिवन बॉडी, ठीक है। तो नेट चार्ज हमें निकालना तो बहुत आसान है। नेट चार्ज निकालना तो क्यू नेट लिखो ऐसे, सभी चार्ज को ऐड कर दो, 2 कूलाम +3 कूलाम -4 कूलाम +10 कूलाम, बस हो गया। किसमें क्या ही दिक्कत है, ये हो जाएगा 5 कूलाम, 5 कूलाम हो जाएगा 4 कूलाम, हो जाएगा 10 कूलाम, 10 कूलाम और 15 क्या जाएगा 15 हो जाएगा, 15 में 4 गया यानी कि आ जाएगा 11 कूलाम। आंसर आ गया, क्या ही था। टोटल चार्ज को आपको ऐड करना है बस मेरे भाई, टोटल चार्ज को क्या करना है, आपको ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। जो चार्ज को विथ साइन लिखना है, ठीक है। ये एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चार्ज इनवेरियंस, अचर आवेश। चार्ज इनवेरियंस बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। चार्ज इनवेरियंस देखो क्या है, किसी वस्तु पर स्थित आवेश, किसी वस्तु पर स्थित आवेश पर, किसी वस्तु पर स्थित आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये है, ध्यान से समझें, जो भी लिखा है वो छोड़ो। कोई वस्तु है, उस पर अगर आवेश स्थिर है, रखा हुआ है, वस्तु चाहे वो गति में हो चाहे मोशन में हो, आवेश आपका नहीं बदलेगा। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, अगर चाहे वस्तु रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, मैं क्या बोल रहा हूं, अपनी वस्तु चाहे विराम में हो और चाहे गति में हो, लेकिन हमारा चार्ज जो आवेश है वो नहीं बदलता है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमारी वस्तु रेस्ट में है, गति नहीं कर रही है, तो आवेश नहीं बदलता है और उसका द्रव्यमान भी नहीं बदलता है। क्या बोला, क्या बोला, फिर से सुन रहा हूँ, सुनना ध्यान सुनना। अगर हमारी कोई वस्तु रेस्ट में है तो उस पर आवेश तो नहीं बदलेगा, द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, परंतु पट पट अगर वस्तु वस्तु प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल से गति करे तो क्या होगा, तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि आवेश नहीं बदलेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, चाहे आवेश, चाहे वस्तु गति करे चाहे मोशन में रहे, आवेश नियत का नियत रहता है। नियत है, नियम नहीं है भैया, यहाँ पे नियत, नियत लिखा है। चलिए ठीक है, लेकिन द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान बदल जाता है। आइंस्टाइन बाबा ने एक फार्मूला दिया है, आइंस्टाइन को आप जानते हैं, m0 होता है। कैसे द्रव्यमान बदल जाएगा आप देखना, 1 - v²/c², ये अपना एक फार्मूला उन्होंने दिया है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, m0 क्या है, रेस्ट मास है, रेस्ट मास है, मतलब विराम द्रव्यमान है। v क्या है, v क्या है,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड है, चाल है। सी क्या है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब बोला जा रहा है ये बट वस्तु को प्रकाश की चाल से गति करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा मेरे भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वस्तु प्रकाश की चाल से गति करती है तो आवेश का मान तो नहीं बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान बदल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं, अगर दोनों एक जो है, अगर प्रकाश की चाल से गति कर रही है वस्तु, तो v और c क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जब फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, v से v कट, दोनों सेम हो जाएगा ना, तो कट के एक हो जाएगा। अरे भाई v और c कट जाएगा तो एक, एक में से एक गया, कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो नीचे बचेगा, जीरो में से भाग दे कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मेरे भाई समझ पा रहे हो आप कि अगर किसी वस्तु को प्रकाश की चाल से अगर दौड़ाते हैं, उसका जो द्रव्यमान होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ये आइंस्टाइन के फार्मूले से ही होता है। बाप रे। तो आप जब गति करते हैं तो आपका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि क्लियर। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब दो तीन प्रॉपर्टी ऐसे नॉर्मली इसको समझ लेते हैं। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है कि आवेश द्रव्यमानहीन नहीं हो सकता है, परंतु द्रव्यमान आवेशहीन हो सकता है। इसका मतलब समझे, क्या करें, आवेश द्रव्यमानहीन नहीं हो सकता। हाँ भाई, आवेश जो है द्रव्यमानहीन नहीं है, क्योंकि आवेश का द्रव्यमान होता है, यानी आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ये क्या है, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। तो भैया ये कैसे हो, ये द्रव्यमानहीन कैसे हो सकता है, परंतु द्रव्यमान आवेशहीन हो सकता है। मतलब ये है कि कोई वस्तु है तो उस पर चार्ज ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। तो द्रव्यमान वाली वस्तु पर चार्ज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आवेश द्रव्यमानहीन आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि आवेश का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल द्वारा होता है। ठीक है, ये बात सही है। अगर आवेश का सही परीक्षण करना है कि दोनों रिपल्स जो है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसका सही एक्सपेरिमेंट प्रतिकर्षण बल से प्राप्त करते हैं। और जो स्वर्ण पत्र की विद्युतदर्शी है वो हमें यही सिखाती है कि जो हम किसी वस्तु को अगर हम क्या करते हैं, सही परीक्षण करना चाहते हैं, उस पर आवेश कौन सा है, किस प्रकार का है, तो उसको हम प्रतिकर्षण बल से बता सकते हैं। ठीक है, आकर्षण से नहीं। दो वस्तुएं आपस में किसी भी वजह से आकर्षित कर सकती हैं, सही परीक्षण क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल से करते हैं। एक और है, आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बात याद रखना, अगर कोई चार्ज बॉडी है किसी अनचार्ज बॉडी को ऑलवेज क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अभी मैंने आपको बताया, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है कि एक चार्ज बॉडी किसी उदासीन, उदासीन का मतलब जिससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, उसको क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। मेरे भाई अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है, क्वांटिजेशन के कुछ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे भी दूंगा, फिर उसके बाद आज की मेरी क्लास खत्म होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु पर 4.8 × 10⁻19 कूलम है, यानी आवेश है। क्यों का मान कितना है, 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी n पूछ रहा है। E बराबर सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻क्या होता है, -19 कूलम। तो Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई। तो यहां से अगर हम कहेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ई। डाटा रख दो, 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम, और बाई क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या मेरे भाई कट जाएगा, ठीक है, ये पावर से पूरी पावर कट गई। ठीक है, और 16 चौक 64, यानी n बराबर क्या आ जाएगा, 4। n बराबर क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 4। कितना आसान सवाल है, वही जो आवेश का क्वांटमीकरण बताया था वही है।
अब कह रहा है किसी वस्तु, कह दूसरी सवाल है किसी, देखो ध्यान से, दूसरी सवाल है किसी वस्तु से 3.2 गुणा 10 घाते माइनस 19 कूलाम हटाया गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए ये बताना है। तो ऐसे ही करना है मेरे भाई। तो क्यों बराबर आपको दिया गया है, क्यों बराबर कितना दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, एन बराबर क्यों बाई ई की वैल्यू नहीं दी रहती है, तो ई की वैल्यू आपको खुद को लिखना है अपने से, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 16 दूनी 32, पावर से पावर कट जाएगी, दैट्स इट, पावर से पावर कटी, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हटाए गए, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए 2 इलेक्ट्रॉन हटाए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। किसी वस्तु पर एन बराबर 5 इलेक्ट्रॉन है, कुल आवेश ज्ञात करना है। एन बराबर कितना है 5, कह रहा है कुल आवेश यानी क्वेश्चन मार्क। ई बराबर हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो कुल आवेश निकलना है तो क्यों बराबर क्या लिख दो, एन ही लिख दो, बस 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम गुणा कर दो, 1685 यानी 8 गुणे 10 की घाते -19 कूलम, हो गया आपका आंसर, इतना आसान है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है, आई होप कि आप क्लियर हैं, क्लियर हैं, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या है, जांच कीजिए, जांच करना, इस पे जांच लिखा है, जाऊं गलत छाप दिया, ये जांच है। अरे जांच पे हम जांच लिखेंगे क्या, जांच करना है, ठीक है। चलिए यहाँ ज्ञात है, क्या 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम संभव होगा, ये बताना, ये देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या, कि जो चार्ज दिया गया है कितना दिया गया है जरा देखिएगा, 2.5 2.5 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो ये बताना है क्या किसी बॉडी पे इतना आवेश संभव होगा या नहीं होगा, ये बताना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो एन की वैल्यू निकाल लेना है, एन बराबर आपको क्यू बाई ई लगा देना है, देखो अभी समझ में आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये से ये कट गया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 बटे क्या हो जाएगा 16, 25 बटे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अगर हम इसको डिवाइड मार देंगे मेरे भाई, 25 बटे क्या हो गया 16 हो गया, अरे बोलो 25 बटे 16 हो गया कि नहीं, 25 बटे भाग 16 कर देंगे तो भैया इतने आसान है, ये आ जाएगा कितना 1.56 ऐसा कुछ आएगा, जो भी है 25 इतना आ जाएगा एन। अब ये बताइए, आपको ये बताया गया है कि क्या एन का मान इंटीजर आया है, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन इंटीजर के रूप में होता है, एन का मान इंटीजर नहीं आया। एन क्या है जो हमारा 1.5625, यह लिख देंगे, यह पूर्णांक नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसीलिए 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 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 संभव नहीं है, कहाँ संभव नहीं है, वस्तु पर। 19 कूलम आवेश संभव नहीं है, संभव नहीं है किसी वस्तु पर, संभव नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर। जब देखो n का जब कहे जांच कीजिए क्या ये संभव है, हो सकता है, तो आपको n का मान निकालना, n का मान इंटीजर आ जाए, अभी हमने पढ़ाया क्वांटिमीकरण, तो n का मान इंटीजर होना चाहिए, यानी इंटीजर में पूर्णांक में होना चाहिए, दशमलव में नहीं। अगर दशमलव में आ रहा है तो किसी बॉडी पर इतना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान देना है। अगर ये 2 आ जाता, 3 आ जाता, तो हम कह सकते हैं कि 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो दिया है वो सत्य हो जाता,
पॉसिबल होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा, उसको करके क्लास को खत्म करते हैं। एक माइक्रो कूलाम आवेश है, उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे, तो क्यू बराबर कितना है 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम है ना, उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो यानी एन ही पूछ रहा है, तो फिर से भाई एन बराबर लगाएंगे क्यू बाई ई, और ये माइक्रोन का मतलब होता है 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। आवेश तो हमारा फिक्स है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, बाई क्या हो जाएगा, ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है सर, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/16, ऐसे हो जाए 10⁻, क्या हो जाएगा -6 × 10⁻, क्या हो जाएगा, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 10/16 हो जाएगा, इंटू 19 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है सर, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड मार देंगे, 0.625 × 10⁻, कितना हो जाएगा 13, या इसको लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻12, ये इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक माइक्रो कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, इतनी होती है। आई होप कि मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, सब आप कर लेते हैं, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ के आए, इसलिए जल्दी से निपटाना पड़ा। सब क्वेश्चन आते होते नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए है, बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन ये नहीं आएगा, प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आई होप कि सारे टॉपिक आपको क्लियर है मेरे भाई। अब आपको होमवर्क के लिए मैं सवाल दे रहा हूँ, ये रहा आपका होमवर्क, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन आप लगा के मेरे को आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि सभी प्यारे विद्यार्थी क्या करेंगे, आंसर को हमारे पास कमेंट करेंगे। ये आज का क्या है, आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्योंकि ऐसे हर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लगाइए, नहीं आता है डाउट पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन है जो आपको ना आए। ठीक है, अगर जिसमें पूछ रहा है संभव आवेश कितना होगा जांच कीजिए, तो उसमें n का मान निकालना, n का मान इंटीजर आ जाए, पूर्णांक आए तो पॉसिबल है, नहीं आए दशमलव में आ रहा है तो पॉसिबल नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। तो क्लास आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी, पूरी क्लास क्लियर होगी मेरे भाई। अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, और अपने दोस्तों को मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा पूरा वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। आज के लिए मेरे भाई इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे पढ़ाकू आर्मी।